हम ये चाह रहे हैं कि रेफरेंस फ्रेम के बाद इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है। रेफरेंस फ्रेम है, हम इसमें इनर्शिया टर्म ऐड कर मीन्स एक एडजेक्टिव ऐड कर रहे हैं, मीन्स एक कंडीशन ऐड कर रहे हैं। और ये कंडीशन कहाँ से आई है इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। रेफरेंस फ्रेम तो मैंने डिस्कस कर लिया, अभी इनर्शियल क्या होगा, इसका मतलब कोई इसकी एक्स्ट्रा कंडीशन होगी, ये कोई प्रॉपर्टी होगी, उसको मुझे समझना है। तो सबसे पहले हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देखते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, आप जहाँ तक न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं पहले, क्योंकि ये जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आया है ना। तो पहले हम फर्स्ट लॉ समझें, फिर इसका स्टेटमेंट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, everybody continues in its state of rest or in uniform motion. Everybody continues in the state of rest or in uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state, unless it is compelled to change that state by some external force to act upon it, इसे देखें, everybody continues in its state of rest or in uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by some external force to act upon it। देखिए यहाँ पर इनका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि बॉडी रेस्ट पर है, मीनिंग क्या है, वेलोसिटी जीरो हो गई, और यूनिफॉर्म मोशन है अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब स्पीड कांस्टेंट अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसका उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन है, इसका स्ट्रेट लाइन के अलोंग उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो उस स्ट्रेट लाइन इसका स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो इसका वेलोसिटी का चेंज कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जब रेस्ट पर है तब एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है कि उसका एक्सेलरेशन जीरो कब तक मेंटेन रहता है, जब तक कि हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। और जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेट में चेंज आ जाता है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। मतलब हमारी स्टेट का रेस्ट है तो रेस्ट में चेंज आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी हमारे पास चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकती है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन जो तो ये कब तक वैलिड है, जब तक कि आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और जैसी फोर्स अप्लाई करेंगे ये वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाती है। अब आप देखिए और क्रिटिकल टर्म, इन्होंने कहा रेस्ट, किसके रेस्पेक्ट नहीं बता रहे हैं, इसको समझना है। अपनी आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है यहाँ पे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे इस पे हमें फोकस करना। रेस्ट किस ऑब्जर्वर की, हमने देखा था कि जो काइनेमेटिक पार्ट है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में नहीं बता रहे हैं। जब तक आप इस पर फोकस नहीं करेंगे ये किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है, तब तक का इनकम्प्लीट है, क्योंकि काइनेमेटिक पार्ट विदाउट ऑब्जर्वर इनकी कोई मीनिंग नहीं है। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, रेस्ट और जो मोशन है या मीन्स रेस्ट पर है और कांस्टेंट वेलोसिटी से है, जब तक आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन जीरो, रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन जीरो किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है, इस पे मुझे फोकस करो। ये रेस्ट एक्सेलरेशन जीरो कब तक, जब तक कोई हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मुझे इस ऑब्जर्वर पे स्पेसिफाई कर दें फोर्स की वैल्यू जीरो। फोर्स मीन्स यहाँ पे होती है रियल फोर्स है, जिनको हम एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं। रियल फोर्स हम आगे चल के रियल फोर्स और वर्चुअल फोर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में। तो हम यहाँ पर जो रियल फोर्स टर्म यूज करने लगे हैं, तो नेट फोर्स मीन्स नेट फोर्स जीरो हो, उस पर फोर्स जीरो है, इसका मीनिंग रियल फोर्स जीरो है, उस समय एक्सेलरेशन जीरो। तो किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, बस
इस ऑब्जर्वर पे हम कमेंट कर दें, वही हमारे पास इनर्शियल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब जो है वैसे ही मेंटेन। रेस्ट है तो रेस्ट मेंटेन करने की टेंडेंसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी पर वो अपनी मेंटेन है जब तक कोई हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। तो अब हम एक स्टेटमेंट हम नोट करेंगे, क्या है? कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ब्रैकेट में लिखेंगे, कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ब्रैकेट में, इट कम्स फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट कम्स फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट कम्स फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो वो हमें स्टेटमेंट पे एक्सेलरेशन पे कमेंट एक्स्ट्रा कर दें, बस हमारा इनर्शिया प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो आप इस पे स्टेटमेंट नोट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ वेक्टर सम, थोड़ा क्लियर करके हम इसको एक लिखते हैं। इफ स्टेटमेंट नोट करेंगे, इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द रियल फोर्सेज, इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द रियल फोर्सेज, इसको ऑल द रियल फोर्सेज मीन इसको टोटल एक्सटर्नल फोर्सेज भी कहते हैं। तो फिर चेक कर लीजिए, इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द रियल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, then there exists a reference frame, then there exists a reference frame to which, then there exists a reference frame to which acceleration of the particle is also equal to zero, acceleration of the particle is also equal to zero, then this reference frame is known as, then this reference frame is known as inertial reference frame। बहुत क्लियर पिक्चर हो गई। मीनिंग क्या है कि आपने रियल फोर्स अप्लाई की, रियल फोर्स का सम जीरो है, वेक्टर सम जीरो है, उस केस में मतलब एक टेस्ट है, बिल्कुल एक लैबोरेटरी टेस्ट आप उसको कह सकते हैं। यदि आपने नेट फोर्स जीरो अप्लाई की है, मीन्स टोटल एक्सटर्नल फोर्स का सम यदि जीरो है, तो उस समय क्या कहते हैं? यदि ऐसा पॉसिबल है, मतलब कंडीशन, इफ देयर एग्जिस्ट ए रेफरेंस फ्रेम टू विच एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज आल्सो इक्वल टू जीरो, मतलब हमारे क्या क्लियर बता रहे हैं, यदि ऐसा पॉसिबल है कि एक रेफरेंस फ्रेम हो, एक ऐसा ऑब्जर्वर हो जिसको ये दिख रहा हो कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो उस ऑब्जर्वर को, उस रेफरेंस फ्रेम को हम क्या नाम दे देंगे? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो कंडीशन क्या? हमने इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को रिवर्स स्टार्ट किया कि फोर्सेज का सम जीरो, फोर्सेज का रियल फोर्स का यदि सम जीरो है और ऐसा कोई ऑब्जर्वर एग्जिस्ट कर रहा है जिसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाए, तब वो ऑब्जर्वर कैसा हो जाएगा? इनर्शियल हो जाएगा। वो रेफरेंस फ्रेम कैसा हो जाएगा? इनर्शियल हो जाएगा। एकदम क्लियर पिक्चर हो गई। अब हम क्या लिखते हैं? तो नेक्स्ट लाइन इसमें क्या लिखेंगे कि सपोज करिए कि फोर्स का सम जीरो है और किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो ना हो, तो हम क्या कहेंगे? उस ऑब्जर्वर को नॉन इनर्शियल। तो नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, all other observers not satisfying above condition, all other observers not satisfying above conditions are known as non-inertial reference frame। ओके, इसका मीनिंग क्या है? आपने फोर्स का सम जीरो अप्लाई किया और किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो ना हो। देखो, फोर्स और एक्सेलरेशन मिलके दोनों ही तब रेफरेंस फ्रेम को बता रहे हैं इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। एक रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन, फोर्स पैरामीटर और काइनेमेटिक एक्सेलरेशन, उन दोनों के थ्रू हमें चेक करना है। यदि हमारे पास सपोज दैट फोर्स का यदि सम जीरो अप्लाई किया और एक्सेलरेशन भी जीरो आ रहा है तो इनर्शियल है, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं आ रहा है तो क्या उस ऑब्जर्वर को हम क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कहेंगे।
देखिए हम इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं इस टोटल स्टेटमेंट को, दैट इज इफ फ्रेम इज इनर्शियल, frame is inertial, this implied and implied by if frame is inertial, देखो frame is inertial होगा तो क्या होना चाहिए, सिग्मा f is equal to 0 and acceleration of the particle is equal to 0। देखिए समझ लीजिए, इफ फ्रेम इनर्शियल होगा, आपने क्या डेफिनेशन में स्टार्ट किया था, सिग्मा एफ इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 ऑब्जर्व हो रहा, तो क्या फ्रेम कैसा था, इनर्शियल था। यदि ये कंडीशन है तो फ्रेम इनर्शियल है, और यदि फ्रेम इनर्शियल है तो ये कंडीशन होगी। एक और कंडीशन पॉसिबिलिटी होती है, और दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं, दूसरे फॉर्मेट में सपोज दैट इफ सिग्मा एफ डज नॉट इक्वल टू 0, यदि फोर्स का सम 0 नहीं है तो क्या होना चाहिए, देन एक्सीलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, फोर्स का सम 0 है तो एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, फोर्स का सम 0 नहीं तो एक्सीलरेशन 0 नहीं होना चाहिए। ओके, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर क्या होना चाहिए, बट सिग्मा एफ इज इक्वल टू m into a। यदि हमारे पास ये वैल्यू 0 नहीं है और ये भी वैल्यू 0 नहीं, तो इनकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इसको कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। तो हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक तो ये कंडीशन, ये प्राइमरी चीज होती है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के थ्रू आया था। फिर हम जरूरत पड़ने पर इसको न्यूटन के सेकंड लॉ के थ्रू भी एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू m into a। सिग्मा f डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन फिर a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस इक्वेशन के थ्रू आप कैलकुलेट करके देखिए। यदि इसको सेटिस्फाई कर देता तो हमारे पास क्या होगा, यदि इनर्शियल फ्रेम है, ये दिस डज नॉट इक्वल टू 0, दिस डज नॉट इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये बात सही है। यदि ये रिजल्ट हमारे पास सही है तो हमारे पास फ्रेम आपके पास इनर्शियल होगा। तो समटाइम्स हम इस कंडीशन को यूज करेंगे, समटाइम्स हम इस कंडीशन को यूज करेंगे। ओके, एक नोट लिखिए, फॉर क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी को हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन थ्योरी, ब्रैकेट में आप न्यूटोनियन थ्योरी लिख सकते हैं। फॉर क्लासिकल थ्योरी का एज्यूम्पशन क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, ये वेरी वेरी स्मॉल। तो हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी कंपेरेबल ना हो स्पीड के रेस्पेक्ट, ये लाइट की स्पीड के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास थ्योरी क्वेश्चन है, क्लासिकल थ्योरी हम उसको यूज करें। फॉर क्लासिकल थ्योरी दैट इज v very very less than c, an observer attached to earth is assumed to be inertial, an observer attached to earth is assumed to be inertial। तो जब भी हम क्लासिकल थ्योरी पे काम कर रहे होंगे तो उस समय हमारे पास एक एज्यूम्पशन है कि अर्थ को कैसे ट्रीट करें, इनर्शियल ट्रीट कर लेते हैं, एक्चुअल भी वो नहीं है। एक्चुअल कैसा है, यदि हम क्लासिकल थ्योरी की बात, सिर्फ जनरल टर्म की बात करें कि अर्थ इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, तो हम कहें कि अर्थ हमारे पास नॉन इनर्शियल है। क्यों नॉन इनर्शियल है, अभी हम रिजल्ट प्रूफ करेंगे कि किसी भी रेफरेंस फ्रेम में यदि एक्सेलरेशन है तो वो नॉन इनर्शियल होगा। सन के रेस्पेक्ट में अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है, तो इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अपनी ऑन एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी रिवॉल्व करे तब एक और एक्सेलरेशन इसके पास है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अर्थ हमारे पास कैसा नॉन इनर्शियल हो जाएगा। लेकिन क्लासिकल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हमें हमारे लेवल की जो मैकेनिक्स 10+2 लेवल की जो मैकेनिक्स आपको हैंडल करनी है वो क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी में क्या ट्रीट है, अर्थ को इनर्शियल ट्रीट करेंगे। लेकिन कभी क्वेश्चन ये आया अर्थ इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, तो आप कहेंगे अर्थ हमारे पास नॉन इनर्शियल है। क्वेश्चन ये है फॉर क्लासिकल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू अर्थ को हम क्या किस टाइप से एज्यूम कर रहे हैं, इनर्शियल एज्यूम कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे उसको हम इनर्शियल एज्यूम कर रहे हैं।